बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गर्ल्स, आज हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आइनी इर्तिका। आइनी इर्तिका से मुराद पिछला जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है वो था पाकिस्तान की हिस्ट्री, यानी पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो कौन से मराहिल थे, कौन कौन सी चीज़ें से जिनसे गुज़र के पाकिस्तान बनने तक का मरहला तय किया गया। अब ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ये आइनी इर्तिका से मुतालिक है। आइनी इर्तिका से मुतालिक यानी आइन, पाकिस्तान का कानून जो है, जो आइन है जिसके पर मुल्क का नज़्म व निस्क चलता है, निज़ाम चलाया जाता है किसी भी मुल्क का, उसको बनाने के लिए कौन कौन से मराहिल तय किए गए और कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसके रास्ते में आईं, कौन कौन सी मुश्किलात थी जो फेस की गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, और कितने पाकिस्तान के अंदर कितने आइन बने, ये आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 आइन बनाए गए। पहला जो है आइन वो 1956 में जाके पाकिस्तान 1947 में बना, और सबसे पहला काम जो है किसी भी मुल्क के लिए उसका आइन का होना ज़रूरी होता है, जिस पर बेस करते हुए उस मुल्क के निज़ाम को चलाया जाए। लेकिन उस वक्त फौरी तौर पर, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1935 का एक्ट जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था सब कॉन्टिनेंट के लिए, बर्र-ए-सग़ीर के लिए, उसी के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां करके रद्द-ओ-बदल करने के बाद जो है उसको पाकिस्तान के अंदर वक्ती तौर पर नाफिज किया गया था, और कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान का अपना आइन नहीं बनता उस वक्त तक हम इसको चलाएंगे, और जो है वो जितना जल्दी हो सकेगा हम अपना आइन तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम उसको नाफिज करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे मसाइल सामने आ गए। पाकिस्तान बनने के साथ ही जितने लोग जो हैं वो सामने आए, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो या आप ये कह लें कि हुकूमत जो है पाकिस्तान बनने के बाद ऐसे लोगों के हाथ में इख्तियार आ गया जो कि पाकिस्तान बनने के हक़ में ही नहीं थे। वो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने, वो चाहते थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो है वो वैसे ही बरकरार रहे, सब कॉन्टिनेंट जो है वो डिवाइड ना हो। लेकिन जब वो हो गया तो वो फिर अपने मतलब के लिए यहाँ पे आए, और जो है आते ही उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिशें की, और बल्कि वो छा गए। इसीलिए कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मेरी जेब में तमाम के तमाम जो हैं वो खोटे सिक्के हैं, यानी एक भी शख्स जो है वो काम का नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान का आइन जो 1947 में ही बन के, 47 में पाकिस्तान बना तो कम अज़ कम वो 47 नहीं तो अगले साल जो है 1948 के अंदर बन जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन सका, ये जाके 1956 में बना। अब इसके लेट होने की वजूहात क्या थी, क्यों ये लेट इतना हुआ, वो सारी हम इसमें अंदर रीज़न जो हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो आइन का तारीख़ी अजमाली जायज़ा 1947 टू 1956, यानी हुआ क्या, कैसे मराहिल ये सारे तय किए गए। इसका क्या मतलब है, ब्रीफ हिस्टोरिकल आउटलुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फ्रॉम 1947 टू 1956, यानी एक मुख्तसर जायज़ा, तारीख़ी आइन का एक जायज़ा मुख्तसर सा हम लेते हैं कि कैसे जो है इस पर काम किया गया। अब तख्लीक़ पाकिस्तान जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए तो बेशक एक जो है वो नेमत थी, बहुत बड़ी नेमत थी, और अल्लाह ताला की तरफ से ये एक अतिया था, और दुनिया के अंदर ये पहला मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना, दीन के लिए इसकी जिद्दोजहद की गई। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हम अपने मुल्क के अंदर जो है वो इस्लाम का निफाज नहीं कर सके, अपने दीन का निफाज नहीं कर सके, शरीयत के मुताबिक जो है अपने कवानीन जो है उनको नहीं ला सके। अभी तक बहुत सारे कवानीन वही चल रहे हैं जो कि अंग्रेज़ के बनाए हुए थे। अब अमेरिकन सदर ट्रूमैन, उसने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था कि वो कहता था कि ममलिकत पाकिस्तान का मेमार दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का बाप है, यानी कायद-ए-आज़म। मुझे यकीन है कि मिस्टर जिन्नाह की गैर मामूली क़यादत पाकिस्तान और इसके बाशिंदों के लिए मशाल राह साबित होगी। पाकिस्तान एक ऐसी ममलिकत है जो महज नज़रियाती और मजहबी नुक्ता निगाह से 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई। हर नौज़ायदा मुल्क को अपने क़याम के फ़ौरन बाद आइन की ज़रूरत पड़ती है। आइन एक ऐसा सियासी ढांचा है जिसके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। ये बात मैं आपको अभी हमने शुरू में ये बात कर दी कि किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए उसका आइनी ढांचा होना ज़रूरी है।
कवानीन होने ज़रूरी हैं जिन कवानीन पर चलकर उस मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले जो काम किया गया वो पाकिस्तान का एक अबूरी आइन, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, अबूरी आइन इसको कहते हैं, जो वक्ती तौर पर कुछ अरसे के लिए नाफिज किया जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, हमेशा के लिए नहीं होता। हसूल आज़ादी के बाद पहले आइन की तैयारी जो है तक जो है 1935 के कानून को चंद तरमीम के साथ नाफिज कर दिया गया, और जिसके तहत ताज बरतानिया की आइनी हैसियत बरकरार रखी। वही गवर्नर जनरल पाकिस्तान की जो है वो तकर्रुर की मंजूरी देता। यानी 1935 के एक्ट के अंदर जो है अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था उस वक्त, उसके अंदर जो है वो हुकूमत का नुमाइंदा गवर्नर जनरल रखा गया था। तो पाकिस्तान बनने के बाद भी पहले उसी तरीके से उसी निज़ाम को नाफिज किया गया, यानी कायदे-ए-आज़म को एज अ गवर्नर जनरल ही नामजद किया गया। यानी ये बाद में वज़ीर आज़म और सदूर और ये सदर वगैरह ये सारे जो हैं ये बाद के बनाए गए, लेकिन उस वक्त जो है 1935 के एक्ट के मुताबिक कायदे-ए-आज़म जो है वो गवर्नर जनरल के तौर पर ही नामजद हुए। तो ये तो अबूरी आइन उसको नाफिज कर दिया गया कि जब तक पाकिस्तान का अपना आइन नहीं बन जाता उस वक्त तक 1935 का एक्ट जो है वही चलेगा। लेकिन वही बात जो अभी मैंने आपको पहले बताई कि बदकिस्मती से जो है वो इख्तियारात ऐसे लोगों के हाथ में आ गए जो कि पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं थे, तो जिसकी वजह से ये मामला जो है वो लटकता चला गया और पहला आइन जाके हमारा 1956 के अंदर सामने आया। अब आइन की तैयारी के लिए जितनी चीज़ें की गई उसमें सबसे पहले किया गया कि एक आइन साज असम्बली बनाई गई। आइन साज असम्बली बनाने से मुराद यानी वो लोग जिन्होंने आइन को बनाना था, आइन को जो है वो असूलों को वज़ा करना था। तो नई आइन साज असम्बली के इंतखाब की बजाय जो 1946 में अंग्रेज़ों के तहत जो इंतखाबात हुए थे और उसमें जो मुसलमान अराकीन जो है जो जीते थे, जो असम्बलियों में आए थे, उन्हीं को मिला के जो है वो आइन साज असम्बली को तश्कील कर दी गई। यानी उस वक्त वो जितने नुमाइंदे थे, वो जितने लोग जो इंतखाबात में 1946 के इंतखाबात में सामने आए थे, वो सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर थे और वो अपनी कौमियतों को, अपनी जो है वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो उन सारों को मिला के जो है कानून साज असम्बली तश्कील की गई, जिसकी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ थी। इस पहली असम्बली ने 10 अगस्त 1947 को कायदे-ए-आज़म को अपना सदर मुंतखब कर लिया। आपने चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद के सामने गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ उठाया। अब पहली असम्बली जो है उन्हीं मेंबरान पर बेस की जो 1947 के इंतखाबात में जीते थे, यानी उन्हीं को मिला के एक असम्बली बना दी गई और उस असम्बली ने कायदे-ए-आज़म को अपने सदर के तौर पर मुंतखब किया और फिर उन्होंने गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ उठा लिया। तो पहले जो है आगाज़ में असम्बली जो है उसके मेंबरान 69 अरकान थे, बाद में उनकी तादाद 79 कर दी गई। मौलवी तमीज़ुद्दीन असम्बली के पहले स्पीकर थे और अबूरी आइन के तहत इस नई आइन साज असम्बली का इजलास बुलाया गया, जो आइन साज असम्बली के साथ मरकज़ी पार्लियामेंट भी थी, जिसने 4 कवानीन की मंजूरी दी। इस में से प्रोडा मीन पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1949 अहम तरीन कानून था। प्रोडा यानी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स हैं, जितने भी पब्लिक के या रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी जो नुमाइंदगान थे, या हुकूमत के जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे, उनको डिसक्वालीफाई कैसे किया जा सकता है, उनको निकाल कैसे जा सकता है। अब इस आइन के तहत ये तो चले ये असम्बली बन गई, उसके अंदर जो है सबसे पहली जो चीज़ थी उसके अंदर करारदाद मकासद को रखा गया। करारदाद मकासद जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी? ये 12 मार्च 1949 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की तहरीक पर आइन साज असम्बली ने करारदाद मकासद की मंजूरी दी, जिसकी तैयारी में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने अहम किरदार अदा किया। करारदाद मकासद ने पाकिस्तान की आइन साजी में निहायत अहम मुकाम हासिल किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद यानी हमारे मकासद क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर जो है जो आइन बनेगा उसका बेसिकली मकसद क्या होना चाहिए,
तो ये जो करारदाद थी, ये लियाकत अली ख़ान ने इस पर इसकी मंजूरी दी, पहले वज़ीर आज़म जो हमारे थे, और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। अब ये जो करारदाद पास हुई, ये 12 मार्च 1949 में ये पास हुई, और इसके जो पॉइंट्स थे, इसके अंदर जो अहम नुकात थे, उसमें सबसे पहले ये पॉइंट रखा गया कि इक़्तिदारी आला या हाकमियत, यानी किसी भी आइन के, दुनिया के किसी भी आइन के अंदर जो है सबसे पहली जो चीज़ रखी जाती है वो इक़्तिदार आला का डिफ़ाइन किया जाता है कि इक़्तिदार आला किसके हाथ में होगा, यानी सबसे ऊपर कवानीन जो है वो किसके पास होंगे, आला तरीन कवानीन। तो यहाँ इक़्तिदार आला या हकमियत की जब बात होती है इस्लामी मुल्क के अंदर, या जहाँ पर हम इस्लाम को नाफिज करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर बात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की होती है, क्योंकि हमारे नज़दीक इक़्तिदार आला का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं है। और जो इसने अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाता है, यानी अवामी नुमाइंदे जो हैं, जो असम्बलियों में बैठ के जो काम करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के बताए हुए रहनुमा उसूलों के मुताबिक जो है वो काम कर सकते हैं, और ये उसूल उनके पास एक मुक़द्दस अमानत है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन असल ताकत का मंबा और सरचश्मा जो है वो अल्लाह ताला ही की ज़ात होगी। फिर इसका दूसरा पॉइंट जो था वो इस्लामी उसूल रखा गया, यानी पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया जाएगा, यानी ये मकसद था ना, मकसद था कि हमने आइन कैसा बनाना है, क्या करना, हमारे आइन के मकसद क्या होंगे। तो उसमें दूसरा मकसद ये था कि पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया जाएगा, जमहूरियत, आज़ादी, मुसावात, रवादारी और मुआशरती इंसाफ के इस्लामी उसूलों पर अमल दरामद किया जाएगा। फिर तीसरी चीज़ इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। ज़ाहिर है जब हमने पाकिस्तान को हासिल इस्लाम के नाम पे किया गया तो यहाँ पे इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तो फ़रोग़ देना चाहिए। तो तीसरा जो है वो मकसद ये था कि पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया जाएगा, जमहूरियत इस्लामी जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जाएगा, मुसलमानों को इनफरादी और इज्तिमाई शोबों में अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बसर करने के काबिल बनाया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगियों को कानून के मुताबिक कैसे बसर कर सकते हैं और उसके लिए कोशिश की जाएगी। फिर नंबर 4 पे आ जाते जी इस्लामी कानून साजी, कि पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब दिया जाएगा और यहाँ इस्लामी उसूलों से मुतसाद कोई कानून साजी नहीं की जाएगी, यानी जितने कवानीन बनाए जाएंगे वो इस्लाम ही इस पर बेस करते होंगे, कोई ऐसा कानून नहीं होगा जो उससे बिल्कुल मुतजाद होगा। यानी इस्लाम जो है में हमारे दीन के अंदर एक बात की जा रही हो और कानून में दूसरी बात की जा रही हो, तो ऐसा कोई भी कानून जो है वो पास नहीं किया जाएगा। फिर इसमें बुनियादी हकूक़ की बात की गई कि बुनियादी हकूक़ जो है वो तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ मुआशरती, मुआशी, सियासी और मजहबी हकूक़ जो हैं वो उनको हासिल होंगे। मज़ीद बरा उन्हें फ़िक्र आज़ादी, फ़िक्र इजहार, तंजीम साजी और आज़ादी इज्तिमा मुयस्सर होंगे ताकि वो अपनी शख्सियतों को बेहतर नशोनुमा कर सकें। यानी इजहार राय की आज़ादी होगी, जो वो बात करना चाहेंगे वो अपनी बात कर सकते हैं। फिर वो कोई तंजीम बनाना चाहते हैं, कोई जमात बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, कोई इज्तिमा करना चाहते हैं, मतलब हर लिहाज से लोग जो हैं उनको बुनियादी ये हक़ हासिल होगा तकरीर का, तहरीर का और बात करने का। फिर वफाकी तर्ज़ हुकूमत की बात की गई कि पाकिस्तान एक वफाक होगा जिसमें सूबों को आइनी हदूद के अंदर रहते हुए ख़ुद मुख्तारी हासिल होगी। यानी उस वक्त जब पाकिस्तान जब ये आइन बन रहा था तो उस वक़्त मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान एक ही थे, इकट्ठे थे, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, वो मशरक़ी पाकिस्तान था और ये हमारा मगरबी पाकिस्तान था। तो ये दोनों जो है वो एक वफाक के तौर पर काम करेंगे और सूबे ये दोनों जो मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को और इधर पंजाब के चारों सूबों को, इनको सूबों की हैसियत से इख्तियारात ज़रूर होंगे लेकिन ओवरऑल ये एक ही तस्वर किए जाएंगे। फिर इसके अंदर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई। ये पाकिस्तान के तमाम गैर मुस्लिम शहरियों को मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। मुकम्मल आज़ादी से क्या मुराद होती है, यानी वो अपने तरीके से मजहबी उनको आज़ादी होगी, अपनी इबादत खानों में जा सकेंगे, अपने लिहाज से वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकेंगे, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। फिर पसमानदा इलाकों की तरक्की के वो तमाम इलाके जो कि पसमानदा हैं सियासी तौर पे, मुआशी शोबों में उनको तरक्की दी जाएगी और उनके हकूक़ के लिए जो है वो उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा।
फिर इसमें जो बात की गई वो थी अदलिया की आज़ादी, यानी अदलिया जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी और इस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा कि अदलिया जो है अपने फ़ैसले जितने भी हैं वो अपनी मर्ज़ी से करेंगी, उस पर किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है मौजूदा दौर में, ये एक अलग डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसको हम किसी और टाइम पे इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस होंगी तो वह हम उस वक़्त इसको डिस्कस करेंगे कि आया ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर दिफाई पाकिस्तान की बात की गई, तो दिफाई पाकिस्तान तो सबसे अहम है। जब तक हमारे मुल्क का दिफा नहीं होगा, जब तक मुल्क की हमारी बर्री बहरी फ़िज़ाई हदूद जो है उनकी हिफाजत नहीं की जाएगी, तो उस वक्त तक किसी मुल्क के वजूद की सालमियत जो है वो उसका आप गारंटी नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारी फ़ौज जो है उसका होना दिफा के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत अहम है कि उसके लिए कोशिशें की जाएं और उसके लिए जितना हो सकेगा पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने में और अक़वाम आलम में इसका अपना जो है मुकाम एक पैदा करने के लिए उसके लिए कोशिशें की जाएंगी। ये तो थी जी 10 पॉइंट्स जो कि करारदाद मकासद के रखे गए कि ये है हमारे इन मकासद के तहत हमारा आइन जो है वो बनाया जाएगा और डेवलप किया जाएगा। तो इसकी अहमियत को देख लेते हैं। पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख में करारदाद मकासद को बरतानिया के मंशूर आज़म यानी मैग्ना कार्टा जो बरतानिया का कानून है उसकी हैसियत हासिल है, यानी वहाँ पे मैग्ना कार्टा बरतानिया का जो आइन है उसके अंदर वहाँ उनके असूल हैं जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो उनका आइन तमाम जो है वो इस पे बेस करता है। तो यहाँ पाकिस्तान में ये जो करारदाद मकासद थे इसके ये 10 पॉइंट्स जो हैं वो मैग्ना कार्टा की हैसियत रखते हैं, यानी हमारा जो मंशूर है जो आइन है उसकी बेस इन्हीं पर है, उसकी बुनियाद इन्हीं पर। तो इस करारदाद के ज़रिए तहरीक पाकिस्तान के मकासद को पूरा करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक इस्लामी मुआशरे के क़याम को मुल्क का नस्बुल ऐन करार दिया गया। इसलिए इसको पाकिस्तान के तीनों दसातीर यानी 1956 पहला कानून 1956 में बना हमारा, दूसरा 1962 में और तीसरा जो है वो 1973 में बना। तो इन तीनों आइन में अगरचे वो आइन जो है वो मुख्तलिफ थे तीनों के तीनों, लेकिन उन तीनों आइन के जो इब्तदाइया में ये पॉइंट्स जो हैं इनको रखा गया।